वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आर्टिकल है द न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल 5 टेकअवेज। बेसिकली इसमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हर क्वेश्चन का आंसर दिया है जिसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहला है डज द बिल प्रोटेक्ट अवर पर्सनल डेटा। तो टू एन एक्सटेंट वी कैन से यस, हमारा जो है जो पर्सनल डेटा है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है ये बिल। ठीक है, फर्म स्क्रैपिंग डेटा मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम सोशल मीडिया कैन ओनली टेक डेटा दैट हैज़ बीन पोस्टेड बाय यूज़र देमसेल्फ। मतलब सोशल मीडिया पे अगर कोई डेटा मैंने पोस्ट किया है तो फर्म उसे प्रोसेस कर सकता है ना, उसको प्रॉपर यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन ने मेरे बारे में डेटा लिया है तो उसको यूज़ करने के पहले फर्म को मेरी परमिशन लगेगी। समझ में आया क्या? बिल ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल यूज़र डेटा बियॉन्ड वॉट अ यूज़र एक्सप्रेसली गिव कंसेंट फॉर। मतलब जो हमसे कंसेंट ली गई है उसके अलावा हम किसी भी चीज़ के लिए फर्म जो है क्या नहीं कर सकता, डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकता। मतलब जिस कारण से आपने दिया है अपना डेटा प्रोसेस करने के लिए, सिर्फ उसी पर्पस के लिए ही फर्म जो है, कंपनी जो है, डेटा यूज़ कर सकती है। समझ में आया क्या? तो ये हो गया अपना और पहला क्वेश्चन कि डज बिल प्रोटेक्ट अवर पर्सनल डेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर गवर्नमेंट एंड फर्म्स एग्जम्प्टेड। सो यस, गवर्नमेंट आर एग्जम्प्टेड मीन्स गवर्नमेंट हैव अ अथॉरिटी टू ऑर्डर कंपनी टू फर्निश द डेटा। मतलब आपका डेटा गवर्नमेंट चाहे तो फर्निश करने के लिए कंपनी को बोल सकती है। जैसे व्हाट्सएप को बोल सकती है कि बताओ इनकी चैट्स जो है, समझ में, अगर आप कोई क्राइम करते हैं, है ना, तो ऐसी सिचुएशंस दे के रखिए जिस सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है कंपनी से मांग सकती है लोगों का पर्सनल डेटा। ठीक है, तो किससे मांग सकती है? सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक हो गई, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डेटा क्या करती है, प्रोसेस करती है, उन कंपनीज़ को होते हैं सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज। तो सेक्शन 10A में ऐसी कई सारी कंडीशंस लिखी हुई है जिसमें सरकार क्या कर सकती है, पर्सनल डेटा प्रोड्यूस करने के लिए किसको बोल सकती है, कंपनीज़ को। किस किस सिचुएशन में? जब डेटा प्रिंसिपल का जो वो है, डेटा रिस्क में है। दूसरा नेशनल इंटीग्रिटी, है ना, नेशनल इंटीग्रिटी के नाम पे सरकार कुछ भी कर सकती है। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा सॉवरेनिटी और रिस्क टू इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स। ऐसे 15-20 रीजंस और मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ कंप्लेंट्स। ठीक है, तो कंप्लेंट होती है तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड विल हैंडल ग्रीवियंसेस। ठीक है, तो ये इशू है, बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि एक अलग से जो है बॉडी बनाई जा सकती थी। ठीक है, अदर साइड्स द मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू सेट अप अ डेडिकेटेड अथॉरिटी टू हैंडल ग्रीवियंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट्स द अप्रोच टू डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ब्लैक लिस्टिंग अप्रोच किए हैं फॉर डेटा ट्रांसफ़र टेकन बाय द गवर्नमेंट, मीन्स ऑल द कंट्री डेटा कैन बी ट्रांसफ़र, है ना। इसका मतलब है कि जो भी कंट्रीज़ हैं, ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि सारी कंट्री में डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है एक्सेप्ट क्या, कौन सी कंट्री जो ब्लैक लिस्ट है। जैसे कि जो कंट्री है जहाँ पर सेफ्टी नहीं है, वहाँ पर डेटा सेफ्टी की मैकेनिज़्म नहीं है, रेगुलेटरी, तो वहाँ पर जो है उस कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट करके रखेंगे। अदरवाइज़ पहले, इसके पहले कौन सी अप्रोच थी? वाइट लिस्टिंग। तो वहाँ पर वाइट लिस्टिंग का मतलब ये होता है सिर्फ वाइट लिस्ट में जो कंट्रीज़ है सिर्फ उसमें डेटा होगा। ब्लैक लिस्टिंग में ये होता है कि सारी कंट्री में डेटा होगा एक्सेप्ट ब्लैक लिस्टिंग। ठीक है, तो अब चेंज कर दिया अप्रोच, गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर दी। उसके बाद हाउ डज़ द बिल एड्रेस चाइल्ड सेफ्टी। ठीक है, तो चाइल्ड सेफ्टी में क्या है, बच्चों का डेटा भी कंपनी क्या कर सकती है, प्रोसेस कर सकती है। ठीक है, तो चिल्ड्रन ज़रूरी नहीं है उसकी जो एज हो वो 18 नहीं रखी गई है। ठीक है, तो प्रोसेस कर सकती है इफ़ इट्स डन इन द मैनर दैट इज़ वेरीफाइबली सेफ़। अब इशू ये है कि वेरीफाइबली सेफ़ की डेफिनेशन क्या है, इस पे जो है अभी पार्लियामेंट में डिबेट होने की है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल हो गया जो आया हुआ है। और जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो ये हैं कि बिल प्रोवाइड एन वाइड रेंज एग्जम्पशंस फॉर द स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटेलिटीज़। फॉर इंस्टेंस पर्सनल डेटा कैन बी प्रोसेस इन द इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपका डेटा, है ना, प्रोसेस किया जा सकता है, आपका जो भी डेटा होगा वो गवर्नमेंट ले सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक, एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। समझ में आएगा? और आपका, अगर आपका डेटा गवर्नमेंट कोई भी कंपनी यूज़ कर रही है, ठीक है, तो वो कंपनी को बताना पड़ेगा कि वो कंपनी क्यों यूज़ कर रही है, प्लस अगर उसने किसी और कंपनी को, फर्म को डेटा शेयर किया है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट को डेटा शेयर कर रही है फॉर लॉफुल रीज़न, ठीक है, तो फिर आपको नहीं बताया जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आर्टिकल, डेटा प्रोटेक्शन बिल। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है, वाई इज़ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल फेसिंग अपोजिशन। रिसेंटली क्या है, 2021 में गवर्नमेंट ने बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल लेके आया था जो रिसेंटली दोनों हाउसेस से पास हुआ है।
ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक्ट है 2002 का वो क्या है। ठीक है, तो उसके मेन एम क्या है उसका, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट इट्स सस्टेनेबल यूज़। ठीक है, तो पहला एम है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सेकंड एम है उसका जो यूज़ है उसको सस्टेनेबल यूज़ प्रमोट करना, और थर्ड है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स दैट अराइज फ्रॉम विद इन। ठीक है, जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो जो भी बेनिफिट्स होंगे वो इक्वली शेयर करना, किससे, लोकल पॉपुलेशन से। ठीक है, तो मेन टारगेट क्या है बिल का, यही मेन एम था। ठीक, नेक्स्ट है इसमें इसको जो है 3 टायर बॉडी बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई आर टोमेटो प्राइसेस शूटिंग अप अगेन। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, टोमेटो के प्राइसेस थोड़े कूल डाउन हो गए थे, कब, जब गवर्नमेंट ने सेल करना शुरू कर दिया था कंसेशनल रेट पे, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गए। उसके मेन रीज़न क्या है, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आने के कारण बहुत सारी फसल ख़राब हो गई है टमाटर की, और बेंगलुरु में भी। ठीक है, तो ये सब नेचुरल कॉजेज़ हैं जिसके कारण मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए हैं, सप्लाई हो गई है कम और डिमांड बढ़ गई है ज़्यादा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए, ठीक है, प्याज, टमाटर, ठीक है, मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आंसर आपको कॉजेज़ में लिखने हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं, सप्लाई डिमांड मिसमैच, जो मेन कॉज होता है इनका सप्लाई डिमांड मिसमैच। अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो प्राइसेस क्या होंगे, कम, है ना। बहुत सारा अगर बेचने का है और ख़रीदने वाला है ही नहीं तो क्या होगा, वो बोलेगा कि ऐसा करो आप पूरा ले जा लो, इतने ही पैसे दे देना बस, जितना में उसका निकल जाए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग 2-2 रुपये किलो में टमाटर बेचते हैं, सड़क पे फेंक देते हैं, और जो फार्मर्स होते हैं प्रोटेस्ट में। ठीक है, तो वो कब होता है, जब प्राइस कोलैप्स हो जाते हैं, सप्लाई बहुत हो जाती है और डिमांड होती नहीं है, समझ में आया। दूसरा होता है डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, जो कि अभी की सिचुएशन है। इसमें क्या होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो फिर जिनकी एबिलिटी है ना, सो पीपल हु हैव अ एबिलिटी टू पे मोर विल पे मोर, है ना, एंड प्राइस विल राइज। ठीक, तो ये वाली चीज़ें कब होती है, जब डिमांड जो है क्या हो, सप्लाई से। अभी की जो कंडीशन है वो क्या है, डिमांड और सप्लाई से ज़्यादा है। ठीक है, अगर सप्लाई कम होने के भी अलग अलग रीज़न्स होते हैं, आप उसको भी अपन देख लेंगे। सप्लाई कम होने के जैसे यहाँ पर रीज़न क्या है, यहाँ पर रीज़न है सप्लाई कम होने के, अपना जो फर्स्ट रीज़न है वो है सप्लाई कम होने का नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ क्या है, एक्सट्रीम इवेंट्स, फ्लड्स, ठीक है, उसके कारण फसल ख़राब हो जाना। ठीक, दूसरा क्या है जो हो सकता है रीज़न मेन, वो है बेसिकली होर्डिंग, है ना। प्याज के रेट हमेशा बढ़ते हैं, ठीक है, क्यों बढ़ते हैं, होर्डिंग के कारण। ठीक, और बारिश के समय में भी प्याज के रेट बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि बारिश में जो है प्याज ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, रीज़न्स हैं सप्लाई के ज़्यादा और कम होने के, जो अलग रीज़न्स हैं। ठीक है, एक जो थर्ड रीज़न है और जो कि बहुत मेन इंपॉर्टेंट रीज़न होता है वो है असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मतलब मार्केट की इन्फॉर्मेशन अलग अलग को, बायर और कंज्यूमर को अलग अलग, है ना, सेलर और कंज्यूमर को अलग अलग होती है, उसको बोलते हैं असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, एक कॉबवेब मॉडल होता है, ठीक है, जिसको इकोनॉमिक्स में, है ना, एक्सप्लेन किया है कि प्राइसेस जो है क्यों इतने फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है सही मार्केट प्राइसेस की। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि इस साल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गए और ऑलमोस्ट पूरे साल भर टोमेटो को प्राइसेस थोड़े हाई ही रहेंगे, क्योंकि सिचुएशन टाइट ही रहने वाली सप्लाई की। ठीक, अब इस समय जो फार्मर्स हैं जिनने टमाटर प्रोड्यूस कर रखे हैं वो हैं बहुत ज़्यादा रईस होने वाले हैं ना, लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, और उन्हीं के करीब के जो फार्मर है जिन्होंने नहीं उगाए हैं वो सोचेंगे कि यार ये तो अच्छा प्राइस मिल रहा है और बंदे ने अच्छा कमा लिया, नेक्स्ट ईयर मैं भी कमा लूँगा, और वो भी प्रोड्यूस करना चालू करेंगे। अब जब सब लोग यही सोचेंगे तो क्या होगा, सब प्रोड्यूस करेंगे, और जैसे ही सब प्रोड्यूस करेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ गई मतलब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो गई, और मार्केट क्या हो जाएगा, क्रैश, प्राइस क्या हो जाएंगे, कोलैप्स। फिर सब लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट, कहाँ पर फेंकेंगे सारी चीज़ें, रोड पे। तो ये सब सारी चीज़ें हर साल चेन बनी रहती है। फिर जैसे प्राइसेस गिरेंगे सब लोग क्या करेंगे, उगाना बंद करेंगे, तो कुछ लोग जो उगाएंगे उनकी सप्लाई हो जाएगी कम, डिमांड हो जाएगी ज़्यादा, तो उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, इससे डील करने के लिए गवर्नमेंट को बेसिकली क्या करना रहता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, एज अ फैसिलिटेटर काम करना होता है। तो गवर्नमेंट अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी तो क्या होगा कि ये असिमेट्रिक प्रॉब्लम से डील किया जा सकेगा। समझ में आएगा। और फिर और क्या कर सकते हैं, जो मेन चीज़ें हैं इसमें वो ये हैं कि जो इस आर्टिकल में भी दी हुई हैं, ठीक है, जो रीज़न्स हैं वो ये हैं कि
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण भी बहुत ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं सीजनल वेरिएशन के कारण, और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी के कारण भी। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, और ये जितने भी गुड्स होते हैं पेरिशेबल होते हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। शेल्फ लाइफ कम होने का मतलब है कि ज़्यादा समय तक के है ना स्टोरेज में रखो नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। ठीक, ख़राब होने के कारण जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर, इन सब वाली जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब क्या है, शेल्फ लाइफ कम वाली होती हैं। इनको चाहिए कोल्ड स्टोरेज, जो कि बहुत कॉस्टली होता है और अवेलेबल नहीं है अपने यहाँ हर जगह। उसके कारण क्या होता है, किसान को जो है सस्ते में मतलब जब प्राइसेस कम होते हैं तब उनको बेचना पड़ता है। कोल्ड स्टोरेज होता है तो सही समय पे बेचते, अब सस्ते में बेच देते हैं, और उसके बाद फिर जो मीडिएटर होता है वो प्राइसेस होर्डिंग करके रखते हैं, और फिर जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर बेचते हैं। उससे फार्मर को भी नुकसान होता है और कंज्यूमर को भी नुकसान होता है, और जिसको फ़ायदा होता है वो है जो मीडिएटर होते हैं। ठीक है, इसलिए उससे डील करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक तो स्टोरेज फैसिलिटी करो इम्प्रूव, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो है क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और जो मोदी जी रिसेंटली 3 बिल लेके आए थे, एक्ट लेके आए थे, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे। थोड़ा सभी को साथ में लेके, है ना, अगर वो लेके आए जाते, सारे कंसेंसस बना के किया जाता, तो वो बहुत ही जो है हिस्टोरिक रिफॉर्म कहलाते, है ना, काय में, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सॉल्यूशंस क्या क्या हैं इसके लिए, गवर्नमेंट जो है होर्डिंग को डील करने के लिए क्या कर सकती है, होर्डिंग को डील करने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली जो कर सकती है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को इन्वोक करना। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं इन लोग, गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट को क्या कर सकती है, कंट्रोल। ठीक है, स्टॉक लिमिट को वापस रीइंट्रोड्यूस करके कम कर सकती है कि इससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं रखेंगे। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको तुरंत ही रुकवा सकते हैं, है ना। ओनियन के टाइम हुआ था, 1-1.5 साल पहले एक्सपोर्ट्स को रुकवाया गया था। और चौथा जो मेन है वो है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, जो गवर्नमेंट ने 2014-15 में, ठीक है, इस्टेब्लिश किया था। गवर्नमेंट क्या है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मेंस में ये सॉल्यूशन लिखेंगे तो पीएसएफ लिख के बारे में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, ये फंड्स क्या करने के लिए, फंड्स बना दिया गया है इसमें, है ना, कुछ अमाउंट रखा जाता है इसमें, और फंड्स प्रोक्योर डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एट है ना एमएसपी एंड मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ठीक है, तो डायरेक्टली फंड से हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है खरीदती है मार्केट रेट पे। ठीक है, जो भी मार्केट रेट होगा उस समय गवर्नमेंट किससे खरीदेगी, फार्मर से डायरेक्ट, और फिर क्या करके रखेगी उसको स्टोर, और फिर जब भी टाइम ऐसा आएगा, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन, तो कंज्यूमर को अवेलेबल कराएगी। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर करवाई थी जुलाई में। ठीक है, तो उसमें कौन सी मैकेनिज़्म यूज़ हुई थी, यही वाली पीएसएफ। ठीक है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। समझ में आया क्या, ये हर बार जो है आता, मतलब प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इसलिए ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स समझानी थी, डिमांड और सप्लाई की, इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिया था। मिंट में आया था ये आर्टिकल, आज मिंट के मैक्सिमम आर्टिकल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, मिंट में इसके ऊपर आर्टिकल आया है, इसलिए मैंने प्रीलिम्स के लिए जो है इसे, है ना, इंपॉर्टेंट हो गया ये, क्योंकि मिंट में जनरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, और यूपीएससी में काफ़ी क्वेश्चन मिंट से आते हैं, है ना। जो वियतनाम वाला क्वेश्चन आया था 2020 में, वो मिंट से ही आया था, क्योंकि उस वक्त जो इंडस्ट्रीज़ थी, है ना, वो कहाँ शिफ्ट हो रही थी, वियतनाम, चाइना से, इसलिए उस पर बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे। ठीक, तो मिंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मिंट कवर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो हम लोग तो कवर कर ही रहे हैं। ठीक, तो ये वाला आर्टिकल है, साइंटिस्ट रिवाइव वार्म फ्रोजन 46,000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो क्या है, बेसिकली ये प्रीलिम्स के लिए है ना, मतलब स्टैटिक न्यूज़ है ये, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, साइंटिस्ट हैव रिजरेक्टेड एन एंशिएंट राउंडवॉर्म नेमाटोड दैट वाज फ्रोजन इन साइबेरियन परमाफ्रोस्ट फॉर 1000 ऑफ ईयर। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, रेजरेक्ट किया। रेजरेक्ट मतलब क्या होता है, रिस्टोर टू लाइफ, मतलब वापस जिंदा से, है ना, मतलब मरे से ज़िंदा कर दिया, रिस्टोर टू लाइफ। ठीक, तो क्या था, फ्रोज़न था ये। ठीक है, क्या था ये, राउंडवॉर्म। राउंडवॉर्म जनरली पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, आपको जो पेट वेट में, है ना, जो मरोड़ो इन्फेक्शन होते हैं कई बार, ये राउंडवॉर्म के कारण ही होते हैं। ठीक है, तो ये पैरासाइट होते हैं, और बेसिकली दे फीड ऑन एनिमल, इंसेक्ट्स और ह्यूमन। ठीक है, तो राउंडवॉर्म अपने जो है इसको क्या किया था, रेजरेक्ट किया है। ठीक है, जो कि कहाँ फ्रोजन थे, परमाफ्रोस्ट में। ठीक है, परमाफ्रोस्ट क्या होता है अभी देखते हैं। परमाफ्रोस्ट बेसिकली इट इज़ एनी ग्राउंड दैट रिमेन्स कम्प्लीटली फ्रोजन और कोल्डर फॉर एटलीस्ट 2 ईयर स्ट्रेट। ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये डायग्राम है परमाफ्रोस्ट का। ठीक है, ये डायग्राम क्या है, परमाफ्रोस्ट का है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पर जो सॉइल है, ठीक है, ग्राउंड है, ये कम्प्लीटली फ्रोज़न है
एटलीस्ट 2 साल के लिए। तो ऐसे बहुत सारा एरिया है ना नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो कि कम्प्लीटली फ्रोज़न है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो एनिमल होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सब जो है फ्रोज़न हो जाते हैं इसी के साथ साथ, ठीक है। तो वापस उसे रिजरेक्ट किया गया है कितने साल बाद, जब 46,000 ईयर्स के बाद, ठीक है। द राउंडवॉर्म ऑफ प्रीवियसली अननोन स्पीशीज सर्वाइव 40 मीटर्स बिलो द सर्फेस इन द साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट इन अ डॉर्मेंट स्टेट नोन एज क्रिप्टोबायोसिस, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है क्रिप्टोबायोसिस, वाई आर क्रिप्टोबायोसिस इन न्यूज़, रिसेंटली इन न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अपने को यही जानना है कि ये क्या है। जो जानवर जो राउंडवॉर्म है वो बेसिकली क्या है, डॉर्मेंट स्टेट में परमाफ्रॉस्ट में जो है सर्वाइव कर रहा है। समझ में आया क्या। रेडियो कार्बन डेटिंग शोज दैट दिस वॉर्म्स हैव बीन डेड अवेक इन पार्ट्स ऑफ साइबेरियन सिंस अराउंड 46,000 ईयर्स अगो। दिस कंडीशन अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू विस्टैंड द एब्सेंस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है क्रिप्टोबायोसिस क्या कर रही है, इन राउंडवॉर्म्स को अलाउ करती है कि पानी के बिना, ऑक्सीजन के बिना और एक्सट्रीम टेम्परेचर में, फ्रीजिंग टेम्परेचर में सर्वाइव करना, ठीक है। और परमाफ्रॉस्ट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। परमाफ्रॉस्ट मैंने बता दिया वो ग्राउंड जो बेसिकली क्या है, 2 साल से फ्रोज़न है एटलीस्ट, ठीक है। तो परमाफ्रॉस्ट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल, रॉक एंड सैंड, ठीक है। अपन ने पिछली फोटो में देखे थे सॉइल, रॉक्स एंड सैंड का जो है, और इन सबको कॉम्बिनेशन को इंटैक्ट कौन रख रहा है, आइस, ठीक है। तो आर हेल्ड टुगेदर बाय आइस, ठीक है। द आइस एंड द सॉइल इन परमाफ्रॉस्ट स्टे फ्रोजन ऑल ईयर लॉन्ग, ठीक है। तो जो आइस है और सॉइल है वो पूरे साल भर क्या रहेंगे, फ्रोज़न रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें हर लेयर के बारे में कुछ कहा है, जैसे कि जो सरफेस के पास वाली लेयर है वो है ऑर्गेनिक लेयर कहलाती है, क्योंकि मटेरियल लेफ्ट ओवर फ्रॉम डेड प्लांट्स दैट कुड नॉट डिकम्पोज और रॉट अवे, ठीक है। तो जब ठंड में अपन जानते हैं कि ठंड में अपना खाना ख़राब नहीं होता, गर्मी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है ना, ह्यूमिड कंडीशन में बहुत ज़्यादा, लेकिन ठंड में नहीं हो पाती है, ठीक है। तो उसके कारण चीज़ें ख़राब नहीं होती है, उसके कारण चीज़ें है ना डिकम्पोज नहीं होती है और रॉट नहीं हो पाती है। समझ में आया क्या। इसलिए जो है ऊपर जो मटेरियल था वो ऑर्गेनिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोअर परमाफ्रॉस्ट लेयर कंटेन सॉइल मेड मोस्टली ऑफ मिनरल, ठीक है। लोअर परमाफ्रॉस्ट जो है वो मिनरल की होती है, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, परमाफ्रॉस्ट है, ठीक है। और अ लेयर ऑफ सॉइल ऑन टॉप ऑफ परमाफ्रॉस्ट डज नॉट स्टे फ्रोजन ऑल ईयर, जो सबसे ऊपर की रहती है ना, जो अपन ने यहाँ देखे भी थे, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाली है वो पूरे साल भर जो है जमा नहीं रहती है, ठीक है। वो सिर्फ कब जमती है, जब ठंड रहती है तो जम जाती है, और गर्मी आती है तो फिर वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है, जैसी दिख रही है वैसी, ठीक है। तो ये हमारा परमाफ्रॉस्ट हो गया, ठीक। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपके प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन भी डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका नेमाटोड आ जाएगा और क्रिप्टोबायोसिस, ठीक है, ठीक है। तो ये देख लेना आप लोग, इसके आंसर खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। थैंक यू।